डॉलर के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं इन बैंकों ने, कोई 8 बैंक थे, उन्होंने कोई यही कहा जा रहा है कि मैनूवर किया, मैनेज किया, एक्सप्लॉइट किया है और फेक उन्होंने डॉलर के रेट को ऊपर को ले जा के अरबों रुपए कमाए हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने ये टाइम निकाला। आप भी मीटिंग में मौजूद थे, आप चीज़ें खैर बेहतर समझते हैं। तो मैं यहाँ से ये जो इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये बैंकों की क्या कहानी है, डॉलर की, कैसे इन्होंने पैसे बनाए, किस तरह बनाए, और जिस तरह बैंकों के 8 बैंकों के नाम दिए गए वो तो अभी उस पर बात करते हैं। ये क्या स्टोरी है ताकि आम आदमी को समझ जाए थोड़ा सा। देखिए, जैसे गवर्नर तो ना तो उन दिनों के अंदर पाकिस्तान में कोई एडिशनल पैसा आया था और ना ही कोई और फंडामेंटल चेंज हो। एक जनरल बाजवा की बात हुई थी किसी अमेरिकन ऑफिशियल से, उसके बाद क्या वो फंडामेंटल्स ठीक हो गए, 214 पे रेट चला गया। अभी भी आप देख लीजिए इकोनॉमिक फंडामेंटल तो आज भी वहीं पे खड़ा, जो बजीज ताहिर साहब भी बार बार बात कर रहे थे कि डार साहब वापस आए हैं। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी तो अभी उस तरीके से तो नहीं है, एक बंदा चेंज हुआ है। तो ये 240 था और आज आपका डॉलर क्लोज हुआ 226 से भी नीचे। जिसने कर्जा दे रखा था पाकिस्तान को और दिया देने की सोच रहा था, सब हैरान थे इस बात से कि ऐसे आनन फानन में पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बदला गया। यानी कि मिफ्ता इस्माइल को हटा करके इशाक डार को, जो कि जिसपे बहुत सारे फ्रॉड के केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इसीलिए वो लंदन में छुप के बैठा था पिछले तकरीबन 5-5.5 सालों से, उसको वापस बुलाया गया, केसेस सारे ख़त्म करवाए गए और अब जो है उसको फाइनेंस मिनिस्टर ही बनवा दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि IMF हो या बाकी कोई भी देश हो जो इनको पैसा देना चाहता है, वो देखता है, एनालाइज करता है कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनका वो कैसे सोचता है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसका विज़न क्या है, किस तरीके से वो हमारा कर्जा वापस चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा। और जहाँ पे ऐसे बदलते रहें वहाँ पे तो शक ज़्यादा होता है। लेकिन जाते जाते भी वो कांड कर गया या फिर उससे कांड करवाया गया। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, सबने मिल करके कांड करवाया, जिससे 27 बिलियन का चूना लगा है। और 27 बिलियन का जो है वो हर्जाना कौन भरेगा? वो पाकिस्तान की जनता जो पहले 4 रोटी खाती थी, अब वो 1 रोटी खा करके हर्जाना भरेगी। एक पॉइंट उठाया, मैं उसी पे आना चाहता हूँ। इससे पहले बैंक्स के मेरा ख्याल है हम ज़रा नाम बता दें जो कमेटी में बताया गया है। मेरा ख्याल आप मुझे प्लीज़ उसमें करेक्ट करते जाइएगा, आपको भी याद होंगे। HBL था, UBL था, ABL था, अलाइड बैंक हो गया, मिज़ान बैंक था, बैंक अल हबीब था अगर मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर साथ में मेरा ख्याल मेट्रो वाले थे, वो थे, स्टैंडर्ड चार्टर थे, कोई मैंने मिस तो नहीं किया? कोई नेशनल बैंक था। नेशनल बैंक, ये हुकूमत का अपना बैंक है जो इसमें शामिल था। ये मिफ्ता इस्माइल साहब एंड कंपनी जो बात की थी, अगर आपने मार्केट फोर्सेस को खुला छोड़ने को, रेगुलेटर का काम भी तो होता है। ये तो नहीं होता कसाई बिठा दें आपने, जिसको चाहे गला काट दें, वो जी मार्केट में चल रहा है, गले काटे जा रहे हैं तो आप काटें। स्टेट बैंक रेगुलेटर है, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री रेगुलेटर है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कर रहे थे? फिर स्टेट बैंक का मेरा ख्याल गवर्नर इन्होंने नहीं लगाया, 3-4 महीने मिफ्ता साहब ने गवर्नर नहीं लगाया, तो उनका कितना रोल है? तो वो फैसिलिटेट कर रहे थे इनको, मतलब वो क्या कहते हैं, आम जबान में मिले हुए थे इनके साथ। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज का, अच्छा 3 माह का फॉरेन एक्सचेंज का मुनाफा उनका 27 अरब और 70 करोड़ रुपया था, जो कि उनके पिछले साल के वो जैसे आज कमेटी में भी बात हुई कि जितना उन्होंने पिछले साल इस मद में पूरे साल में मुनाफा कमाया, वो 3 माह में मुनाफा कमा के निकल गए। तो ये वो फैक्टर था जहाँ पे हम भी लोग बात कर रहे थे कि ये किधर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किधर है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो किधर है, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो आगे से हमें बताया जाता था जी नहीं, ये तो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं। अगर मार्केट के फंडामेंटल्स थे तो फिर ये 240 पहले भी आपको पता है एक दफ़ा गया प्राइस, फिर वो 214 पे आई वापस। अब उनको रहने देते हैं, अभी भी वो किसी बैंक के सरबराह तो उस पर नहीं बात करते। बहरहाल इसके ऊपर मैंने लिखा था, बैंक ऑफ पंजाब वाला तो नहीं था उनका नाम, शायद मतलब ये वन ऑफ द 6 कैंडिडेट्स वो भी थे। तो अच्छा वो बात नहीं बनी, वो फिर आगे जाके फिर नए गवर्नर के ऊपर मामला को तय पाने में उसमें ताख़ीर होगी। तो उसमें गवर्नर लगाने में मिफ्ता इस्माइल का उसकी ताख़ीर में कोई कसूर नहीं था। हाँ, जहाँ पे उनकी गलती बनती है, और मैंने उनको कई दफ़ा ये बात खुद भी कही अपने राइटिंग्स में भी, कि आप लोग क्यों खामोशी से बैठ जाते हैं? हमें कि हमने ये तो फेक किस्म की अब ये फील हो रहा है कि पाकिस्तान इकॉनमी इतनी नीचे नहीं जा रही थी जितनी इन बैंक्स ने इनको ये दिखला रहे थे, कौम को दिखला रहे थे अपने पैसे बनाने अच्छा, के लिए। मसला ये है रऊफ़ भाई कि ये लोग तैयारी करके नहीं आते। ये जो बैंक्स के नाम हैं ये अखबारों में छपे हुए, मैंने भी छापे हुए हैं। एक ख़ुद जो स्टैंडिंग कमेटी है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उसमें ये 8 बैंकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें एक बैंक के प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल UBL के प्रेसिडेंट है शहजाद दादा साहब, वो खुद आए थे। नेशनल बैंक के एक्टिंग प्रेसिडेंट, बाकी बैंकों के ट्रेजरर जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में जिनको शोकाज हुए बैंकों को, उनको बुलाया, उनको सुना। हाँ ठीक है, तो
आपकी प्राइस तो 240 के ऊपर थी अराउंड, तो 240 6 और 6 12 और देख लें आपका तकरीबन 20 रुपए की आपकी रिकवरी तो यहीं बन जो जाती डार साहब कह रहे थे कि मैं 200 से नीचे बनता है रेट 15 रुपए, तो आप सीधा सीधा यहाँ से निकाल रहे हो ना। सिर्फ अगर इनका हम ले लें नंबर है, ये हमारी बात नहीं है, फिर स्पेकुलेटर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर कोई बाहर पैसा करेंसी स्मगल हो रही, मैंने तो नहीं पकड़नी ना, आपने तो नहीं पकड़नी, FIA ने पकड़नी है, कस्टम्स ने पकड़नी है, स्टेट बैंक का भी कोई रोल है, बाकी आपकी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होती है। सुन रहे थे मिनिस्टर जो उनकी स्टेट आई हुई थी मैडम गौस पाशा साहब हैं, तो वो कह रही थी कि सिर्फ 8 बैंक इन्वॉल्व नहीं है, अभी 8 को तो हमने इन्वेस्टिगेट किया है। वो तो कह रही है तो सारे बैंकों का मसला है, सब ये बैंक्स ने की है। तो बैंकों को तो ये मैसेज चला गया था कि भाई साहब ये मंडी लग गई है, जिसका जो जी चाहता है बना ले। तो मैं तो हैरान हूँ आज वाले सारे फैक्ट्स सुन के, वैसे तो हम पता चल रहा था, लेकिन जिस तरह डिटेल्स वहाँ पे बर्जीस ताहिर साहब अगर मजबूर ना करते तो वो शायद नाम भी ना बताते इन चीज़ों को। ये तो सारे के सारे बैंक वहाँ पे उसमें मुलविस हैं। तो ये बल्कि वो कह रहे थे, अभी मैं उनको सुन रहा था बर्जीस ताहिर साहब को, वो कह रहे थे कि ये बैंकों से बाकायदा वो 10-10 रुपए पे इन्होंने डॉलर रेट ज़्यादा किया, जो बात आपने भी बताई है सारी। तो इससे तो लगता है कि ये शबान बैठे हुए थे सारे, कोई इनको इंटरेस्ट नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कर रहा था, जैसे फाइल मूव कर रही थी मैं भी उसके साथ मूव कर रहा था। मिफ्ता इस्माइल कोशिश कर रहे थे। अब मसला ये था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि नैब जो है वो PMLN को चला गया, और जो स्टेट बैंक का गवर्नर था वो पीपल्स पार्टी को चला गया, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत। अच्छा। ये उस वक्त मैंने स्टोरी भी की थी, प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था। अच्छा, उस केस में फिर ये हुआ कि वो बात बनी नहीं जिनको लगाना चाह रहे थे गवर्नर, वो उसमें ताख़ीर हो गई। वैसे कौन थे, आपके पास तो खबर होगी, हु वाज द मैन कि जिसको पीपल्स पार्टी लगाना चाह रही थी? चले, स्टेट बैंक ने एक्सप्लेन किया कि आपकी जो मार्केट के अंदर डॉलर वो 3 ज़रियों से आता है। एक तो इंटर बैंक में जब बैंक्स के साथ वो ट्रेडिंग हो रही होती है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। दूसरा, आप और मैं जब हमें डॉलर की ज़रूरत होती है बेचने की या ख़रीदने की, हम एक्सचेंज कंपनीज़ के पास चले जाएं। तीसरा, इनफॉर्मल मार्केट चल रही होती है, हवाला हुंडी से डॉलर आ रहा होता है बाहर। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई थी पाकिस्तान की, कि जैसा कि लग रहा था कि अप्रैल ऑनवर्ड्स कि पाकिस्तान किसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जो हमारे मुल्क के हालात हो गए थे। तो उन हालात के अंदर ये कुछ बैंक्स थी, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ में थी, ये सिर्फ बैंक्स नहीं थी, कंपनीज़ भी इसमें शामिल थी। अच्छा। इन्होंने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया और इन्होंने सट्टाबाजी करना शुरू कर दी। सुबह रेट इन्होंने एक कोट किया, दोपहर को दूसरा किया, शाम को तीसरा रेट कोट किया। फॉर एग्जांपल, अगर इंटर बैंक में रेट अभी सुबह मार्केट खुली है 220 रुपए के ऊपर, $1 की प्राइस जो है, दोपहर को वो रेट दे रहे हैं आपको 225 का, शाम को दे रहे हैं वो जो सेकंड सेशन होता है उसमें आपको 230 का दे रहे हैं। एक एक दिन के अंदर 10-10 रुपए का फ़र्क आ रहा था। इतनी मैसिव ये कर रहे थे, अपने उसमें कर रहे थे। उसका होता ये कि अगर एक भी, लेट से 10 बैंक्स हैं और ख़ास तौर पर अगर किसी एक ग्रुप की 2 बैंक्स हैं, तो उस ग्रुप के एक बैंक ने 240 का रेट दे दिया। आपको याद है कि 240 का रेट भी आया, 248 का भी रेट आया। ये पार्टी होते हैं या जानबूझ के किए जाते हैं? वैसे आपको इतना अरसा हो गया तो इसलिए सवाल पूछे, मुझे भी अरसा हो गया। ये तो जानबूझ के फेवर दिए जाते, कसूर जब आप लाहौर में खाने खाएंगे, देखें, दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। जब लाहौर में खाने खाएंगे, इस्लामाबाद में खाने खाएंगे, उन्हीं सनतकारों के घर जिनको आपने कर्जे देने, तो फिर ऐसी पॉलिसी हमें लेसन पढ़ाया जा रहा था कि वो जी इकोनॉमी के हालात ऐसे हैं, तो हालात तो आज भी वही हैं। जब आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद एक वो डाटा रिलीज़ करता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कि दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की करेंसी कितनी मजबूत या कमज़ोर है और कितनी होनी चाहिए, ये इसका इंडेक्स होता है 100। आज जो अगस्त का नंबर पिछले हफ्ते जारी किया है, रुपया जो है वो 94 के ऊपर खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो एंड ऑफ अगस्त रुपए की कीमत थी वो अपनी कीमत से 6% कम थी। तो अगर एक बैंक ने 240 का रेट दे दिया तो मार्केट पैनिक हो जाती है। पाकिस्तान की एक हमने विशेषता देखी है, जब भी कोई भी कांड हो जाता है, जब भी कोई भी ऐसा फ्रॉडबाजी, घपलेबाजी, घोटालेबाजी कुछ भी हो जाती है, इसका पता तब चलता है जब उसको करने वाला व्यक्ति देश में ना रहे। अब आप देखो, इतने लंबे समय से मिफ्ता इस्माइल जब फाइनेंस मिनिस्टर था उस समय में ये सारा सब कुछ हो गया। ये चीज़ निकल के कब आती है? जब मिफ्ता इस्माइल देश छोड़ चुका है। अभी वो बहरहाल लंदन में है और कब वापस आएगा, नहीं वापस आएगा, कोई अता पता नहीं है। ये एक पैटर्न रहा है। और या तो हमने देखा कि जब वो देश छोड़ जाए तब पता चलता है, या फिर अगर बाई चांस पहले पता चल भी जाए तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर वो व्यक्ति देश छोड़ करके निकल जाता है पाकिस्तान। तो इसी से हम समझ सकते हैं, और ये पूरी दुनिया भी देख रही है कि किस तरीके से पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। दरअसल ट्रस्ट तो ख़त्म हो चुका है, चाहे IMF का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे सऊदी का हो, चाहे जो भी इनको जो मुंह में पैसा भर जाते थे, सबका जो है ट्रस्ट ख़त्म हो गया। बात कहाँ पे आती है? बात यहाँ पर आती है कि अब
कर्जा तो नहीं देंगे, इनसे वसूल क्या सकते हैं। इसीलिए आप देखो आईएमएफ जो है उसने अच्छा खासी ग्रिप बना ली, इनका स्टेट बैंक पूरी तरीके से हड़प लिया। इनका पेट्रोल का प्राइस, इनका बिजली का प्राइस, इनकी जो खाने वाली रसोई गैस होती है उसका प्राइस पूरी तरीके से कंट्रोल करता है आईएमएफ, या इनडायरेक्ट वे में आईएमएफ करता है कंट्रोल। उनके द्वारा जो बैठा हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर है वो करता है। तो अब इन सब में और थोड़ा सा हमको यहाँ पर ये भी चर्चा करते चलें, मिफ्ता इस्माइल जो भागा है या फिर जो ये कांड करके भागा 27 बिलियन का, वो उसका भी थोड़ा सा आप देखो वो पिछले 6 महीनों में उसका क्या क्या बयान है। एक बार उसका बयान आता है कि अगर 4 भाई हैं तो एक रोटी के 4 टुकड़े करके खा लें। गजब, बहुत गजब की बात कही इसने। फिर उसके बाद एक इसका बयान आया था कि भाई पाकिस्तानियों को अगर चाय महंगी हो रही है तो चाय पीनी छोड़ देनी चाहिए। फिर उसके बाद बीच में एक दिन तो ये फूट फूट के रोने ही लगा था। वो वीडियो हमने आप तक पहुंचाया था, काफ़ी खासा वायरल भी हुआ था वो वीडियो। ये फूट फूट के रोने लगा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है, हमारे यहाँ पे जो ऑफिशियल आंकड़ा है 3 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं और हमारे पास में उनको खिलाने का पैसा नहीं है। वो बाकायदा फूट फूट के बंदा ये टेलीविज़न पर रो रहा था। इतना ज़्यादा ये ड्रामेबाज किस्म का व्यक्ति था। लेकिन दुख भी होता है कि ऐसे लोग क्यों चले गए। अब जो लेकिन आया इशाक डार, ये तो थोड़ा सा बेवकूफ़ किस्म का, हमसे खैर बोलना नहीं चाहिए किसी इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं थोड़ा उतना सा समझदार नहीं था। जो इशाक डार है ये बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति है, लेकिन गलतफहमी पाकिस्तानियों की क्या है कि ये समझदार व्यक्ति इनको बचा ले जाएगा। जो छोटा चोर होता है ना वो ट्रेन में आपकी जो है वो जेब मार के भागेगा, जेब पॉकेट मार के भाग जाएगा, जेब में से पर्स निकाल के भाग जाएगा, फ़ोन वोन चुरा ले जाएगा। जो बड़ा चोर होता है वो सीधे ट्रेन की बोगी काट के ले जाता है। अब बाकी सब लोग समझदार हैं क्या होने वाला है पाकिस्तान में।